चलिए, तो चैप्टर नंबर 6 हम लोग क्या है, एक प्राचल के फलन के रूप में समाकल। तो यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया रहेगा वो एक चर पर भी निर्भर करेगा, लेकिन चर के साथ साथ वो एक प्राचल पर भी निर्भर करेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हैं, एफ एक्स टी एक फलन है जो कि दो चीजों पर निर्भर करता है, एक्स पर भी, और एक्स चर है और टी क्या है यहाँ पे, प्राचल है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलनीयता किस प्रकार होती है। यानी समाकलन का चिन्ह लगा रहेगा, उसके अंदर अवकलन होगा, और उसी से संबंधित ये दो नोट्स हमने लिखा है और इनका इस्तेमाल जो है हम प्रश्नों में आगे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। मान लीजिए एफ टी एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, समाकलन एफ एक्स टी डी एक्स और इसकी लिमिट ए टू बी है, जहाँ एफ और एफ टी अंतराल ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, अर्थात एक्स जो है वो ए और बी के बीच में है, और वैसे टी किसके किसके बीच में है, अल्फा बीटा के बीच में। ये इसका रेंज बता रही है एक्स, ये जो लिमिट है वो एक्स का रेंज है, ठीक है, और ये जो अल्फा से बीटा तक का रेंज है वो किसका रेंज है, टी का रेंज है। और अगर इन रेंज में एफ और एफ टी अगर संतत है तब जरूर इस फंक्शन का डेरिवेटिव अर्थात एफ डैश टी विद्यमान होगा। और जब हम अवकलन करेंगे तो देखो, आप इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों अवकलन किया गया है, तो इधर तो अवकलन एफ डैश टी हो गया, लेकिन उधर अवकलन करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए सर वहां पे तो समाकलन है और हम क्या कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, लेकिन ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका जो अवकलन होगा वो आंशिक अवकलन होगा। तो ये डेल एफ बाई डेल टी, बस इतना ही और कुछ नहीं है। ये आगे वाला थोड़ा बड़ा है, वो इसी का बड़ा रूप है, और ये उसका सरल रूप है, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र काफी काम का है, कुछ भी नहीं करना है, अवकलन करना है बस। समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलनीयता ये यही कहलाता है। आप देखो नोट नंबर 2 क्या लिखा है, शुरुआत की चीजें वैसे ही हैं। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है एफ और एफ टी, अंतराल ये और ये, जिसमें एक्स जो है वो ए से बी तक है और टी कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा से, और इन अंतरालों में ये दोनों फंक्शन मान लो संतत है। और मान लो यहाँ पर दो और फंक्शन है जो कि प्राचल टी पर निर्भर करते हैं, एच टी और जी टी, दो फंक्शन, और टी का कौन सा, टी के लिए अंतराल कौन सा, अल्फा बीटा। तो ये दोनों फंक्शन अंतराल अल्फा बीटा में दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, अवकलनीय हैं, और दोनों फंक्शन इस प्रकार हैं कि प्रत्येक टी बिलोंग्स टू अल्फा बीटा के लिए एच टी टी और जी टी टी, यानी टी के हर मान के लिए जो उसके संगत एच टी का मान होगा और जी टी का मान होगा, वो दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे किसमें, अंतराल ए बी क्रॉस अल्फा बीटा। तो तब फलन एफ टी, अब देखो यहाँ पर एफ टी कैसा है और वहां पर एफ टी कैसा है, मेन कहानी तो आपको यही, आपको घबराना नहीं है, मेन सूत्र यहीं पे छिपा हुआ है आपका। अब इन दोनों में देखो एफ टी और यहाँ पे देखो एफ टी, फर्क क्या है, तो बोलोगे सर फर्क तो कुछ नहीं है, अंदर का फलन तो सेम है, बस फर्क किस बात का है कि यहाँ पे आपको लिमिट कांस्टेंट, ए भी क्या है, कांस्टेंट है, कोई संख्या है, लेकिन यहाँ का जो लिमिट है वो संख्या नहीं है, वो क्या है, फलन के रूप में, एच टी जी टी करके फलन के रूप में है। तो तब सूत्र कौन सा लगाना है वो देखो। तो हाँ, तो हम कह रहे थे कि ये फलन, ये एफ टी, अगर ये कंडीशंस लागू होती है, ये दोनों फलन अवकलनीय हो और ये सब अगर कंडीशन लागू होता है, तब ये वाला फलन अंतराल अल्फा बीटा में अवकलनीय होगा, और जब अवकलनीय है तो इसका अवकलन निम्नलिखित सूत्र से दिया जाएगा। अब इतना लंबा सूत्र याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अवकलन कर रहे हैं, लेकिन ये अवकलन, ये तो चलो एफ डैश टी हो गया, इधर का अवकलन समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलनीयता वाले नियम से होगा। तो क्योंकि हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं, एफ डैश टी मतलब टी के सापेक्ष अवकलन है, तो ये दोनों लोग का फलन है, दो जन का फलन है एक्स और टी, और हम किसके सापेक्ष करें, टी के सापेक्ष, तो यहाँ उसका आंशिक अवकलन होगा, ठीक है। और प्लस करके क्या क्या आएगा, सुनो ध्यान से, ये सब कैसे आएगा, इसका सरल तरीका याद रखने का क्या है कि जब आप इसका टी के सापेक्ष में आंशिक अवकलन कर लेंगे, उसके बाद इसी फंक्शन को लिखना है, एक्स के स्थान पर अपर लिमिट रखनी है और उसी का बाजू में अवकलन करना है, जी डैश टी, फिर माइनस करके उसी फलन को फिर लिखना है, और अब की बार इस x की जगह में लोअर लिमिट को रखना है और बाजू में उसी का अवकलन करना है और माइनस करके कर देना। याद हो गया सूत्र, बहुत सरल था। क्या क्या करना है देखो ना, शुरुआत वाला टुकड़ा तो वही है, सेम है, टी के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है। टी कौन है, प्राचल है, तो प्राचल, अभी हमने प्रमेय, अभी जो प्रमेय पढ़ रहे हैं हम, तो प्राचल टी को लिए हैं,
सवाल जब आप पढ़ोगे तो कहीं प्राचल अल्फा होगा, कहीं प्राचल थीटा होगा, तो वो आपको प्रश्न देकर पहचान जाना है, आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्राचल कौन है। तो प्राचल के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन किया गया है, तो डेल एफ बाई डेल टी हो गया। फिर क्या करना है, उसी फलन को लिखना है, एक्स के स्थान पर अपर लिमिट रखनी है, उसी का बाजू में अवकलन करना है, और फिर माइनस करके उसी फलन को लिखना है, एक्स के स्थान पर लोअर लिमिट रखनी है और बाजू में उसी का अवकलन करना है। अब आप देखेंगे कि सर ये वाला और ये वाले में फर्क क्या है, तो फर्क आपको नजर आ गया होगा कि यहाँ पे लिमिट्स किस रूप में है, कांस्टेंट है, संख्या के रूप में होगी, यहाँ पे लिमिट जो है वो टी के फलन के रूप में होगी। अगर सोचो जरा, अगर मैं इसको यहाँ पे एच टी और जी टी की जगह मान लो फल वो कांस्टेंट रख देता हूँ, 1 2 या 3 4 या ए बी, चलो ए बी रखो, तो यहाँ पे बी रखो ना, तो जी टी की जगह ए सॉरी बी रखोगे, फिर बी का अवकलन करोगे, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, ये नष्ट हो जाएगा। वैसे एच टी अवकलन 0, तो क्या मिलेगा आपको, यही तो मिलेगा। मतलब ये वाला जो चीज है वो इसी का सिंप्लीफाई फॉर्म है। तो आप अगर एक सूत्र ये वाला याद कर लिए तो आपको समझो सब बन गया। तो ये सूत्र सरल है, कठिन है याद करने में, बहुत सरल है, इसको याद रख लेना। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें ये सूत्र इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना।